हेलो स्टूडेंट्स, मैं पल्लवी कारोलिया विकास कोचिंग क्लासेस से आज आपका बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। उसका पार्ट सेकंड है ये वीडियो का। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपके कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं आपके। तो यहाँ आपका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैंने कल के वीडियो में आपको मैनेजमेंट के बारे में समझा दिया था। अब यहाँ हम समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है। अब किसी भी काम को शुरू करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप सेट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा कि क्यों कर रहे हैं हम। तो ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या है, उद्देश्य। इसकी मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है कि ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टू पार्ट्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड एंड द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस इज असिस्ट। मतलब कि जो भी एक्टिविटीज आपने करी हैं वो किस लिए कर रहे हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। तो जहाँ पर आपकी एक्टिविटीज रुक जाएंगी वहाँ पे आपको अपना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है सोशल और तीसरा है आपका पर्सनल। तो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पर्सनल नहीं, उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल। उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सेट करके उसको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन करके प्रॉफिट को गेन किया जा सके। तो ये फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी आपने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। पहला होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को आप देखोगे तो पहला इसमें आता है सरवाइव करना। देखिए, किसी भी मार्केट में कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे तो वहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं चलने वाली है आपकी, आपको कंपटीशन में ही जाना पड़ेगा। तो आपकी तरह दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, दूसरी भी कंपनियां हैं, तो फिर आप अपने प्रोडक्शन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रहे हो, कैसे अपने मार्केट में अपनी डिमांड को बढ़ा रहे हो। तो इसके लिए आपको वहाँ सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जब आप सेट करोगे सर्वाइव करना पड़ेगा। कि आपने स्टार्ट कैसे की है, अपनी कैपिटल को लगा के आप अपना पैसा वहाँ पर लगा रहे हैं, तो उतना पैसा आप निकाल लें तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन क्या करना पड़ेगा, बंद। तो आप क्या करेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो इसका कंडीशन है वो होती है सरवाइव करना। तो सरवाइव आप कैसे करेंगे, जितना आपने अपना कैपिटल लगाई है उतना आप अर्न कर लें। तो फर्स्ट हो गया सरवाइव करना। अब सरवाइव करने तक ही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रुक जाता है तो कोई मतलब नहीं है उसके काम करने का। तो सेकंड है इसका प्रॉफिट। आप जब सरवाइव कर रहे हैं उसके बाद आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके आप प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। बेनिफिट होकर आप क्या करेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, किसी भी एम्प्लॉय का, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क लेता है, अपनी कैपिटल को लगाता है। किस लिए लगाता है, प्रॉफिट को गेन करने के लिए। तो यही उसका अचीवमेंट या रिवॉर्ड होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा प्रॉफिट को कमाया है। तो उसका जो थर्ड है, पहला आपका हो गया है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट आपका हो गया है सरवाइव, दूसरा हो गया है आपका प्रॉफिट और थर्ड आपका जो लास्ट है वो है ग्रोथ। ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे, ग्रोथ के लिए देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, वो किस तरह का उसका स्टैंडर्ड है। ये सारी चीजें आपके ग्रोथ को शो करती हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अपने आप को ग्रोथ करना ही चाहेगा। तो ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्ट था। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है ये इस बात को मानता है कि हमने जो भी रिसोर्सेज अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करे हैं वो चाहे फिजिकल हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो कहाँ से मिले हैं, हमको सोसाइटी से ही मिले हैं। और जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए। हम कोई भी प्रोडक्शन करेंगे, कुछ भी बनाएंगे तो वो एंड में कहाँ जाएगा, सोसाइटी ही उसको आपको यूज़ करेगी, कंज्यूमर आपकी सोसाइटी ही होगी। तो आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो। तो सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव होता है कि आप रीजनेबल प्राइस पर उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट दें जिसको बेहतरीन तरीके से यूज कर सके। अभी आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए पता चले कि आप लोएस्ट कॉस्ट में बना रहे हैं, चीप कोई क्वालिटी का बना रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, दूसरों को नुकसान हो सकता है। तो सोसाइटी के लिए आप क्या करोगे कि आप उनको रीजनेबल प्राइस पे, ज़्यादा प्राइस पे नहीं, सब लोग अफोर्ड कर सके, रीजनेबल प्राइस पे आप क्या करोगे,
क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे। अगर आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है तो वो एनजीओज चला सकते हैं, जो लोग जिनके पास कुछ चीज़ें नहीं है उनको दे सकते हैं, गवर्नमेंट को डोनेशन दे सकते हैं, कैंप्स लगा सकते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स दे सकते हैं स्किल्सफुल कुछ के, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांचेस बढ़ा के वो वीकर सेक्शन है उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो समाज का भला करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी आप ये सोचेगा, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, कितना भी आपका ग्रुप का मतलब एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ग्रुप में होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन सिर्फ अपना बेस्ट दे रहा है और बाकी जो एम्प्लॉयज हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो गोल अचीव करने के लिए जो पर्सनल अपना भी होता है कि नहीं मुझे भी कुछ ऊपर जाना है या मुझे भी कुछ ज़्यादा अचीव करना, मैनेजर भी हो सकता है, वो सोच सकता है कि अगर वो सेकंड लेवल पे है तो मुझे फर्स्ट लेवल पे जाना है, टॉप लेवल का मैनेजर मुझे बनना है, मैनेजमेंट में जाना है। तो ये पर्सनल होते हैं ऑब्जेक्टिव्स एक एम्प्लॉय के। तो इन पर भी हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें क्या आ जाता है कि आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए। जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो एक सेम तरह का वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी सैलरी इतनी अच्छी होनी चाहिए, उनके सारी मतलब बराबर की होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव हो। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी जितनी हो उस तरह की सैलरी होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई पर्सनली बहुत अच्छा वर्क करता है तो उसको प्रमोशन के भी चांसेस होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए कोई आपका एम्प्लॉई है उसको नहीं समझ आ रहा है तो उसको पर्सनल ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। जो इन्वायरमेंट है वो रिस्पेक्टफुली, मतलब सारी एम्प्लॉयज़ का रिस्पेक्ट करने वाला, और जो कोलीग्स हैं जो आपस में लोग हैं वो भी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए। ये नहीं कि टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल या लोअर लेवल है उनके ऊपर कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखेंगे तभी जाकर वो क्या करेंगे, आपको 100% अपना देंगे। उसी माहौल में आप एम्प्लॉय से, ह्यूमन रिसोर्सेज से उनका 100% ले सकते हैं, तभी आपका क्या होगा, आपके जो अचीव ऑब्जेक्टिव है आपका, वो आपका एम है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आप वो अचीव कर पाएंगे। ये मैंने एक डायग्राम दिया है, इसमें भी आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं बनाना। ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत ही अच्छा रहेगा। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, हर एक आपका कुछ भी हो, मैनेजमेंट है या कुछ भी, हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस तो होती है, तभी हम उसको सीखते हैं, समझते हैं या उसको अप्लाई करते हैं। तो पहला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। हम लोगों ने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो मैनेजमेंट का जो गोल है वो कैसा होता है, ग्रुप में होता है। एक डिपार्टमेंट अगर बेहतर कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट खराब कर रहा है, तो जो लास्ट आपका गोल है वो आप अचीव अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सारे मिलकर जब अच्छा करते हैं तभी जाकर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव होता है। तो मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता है, वो मैनेज कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स को, तो उससे बेहतरीन तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। सेकंड है मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जब आपकी सारी चीज़ें मैनेज होती हैं तो आपको क्या है ना, पता है कि ये मुझे करना है, इस इतनी यूनिट इसमें जाएगा, इस तरह से प्रोडक्शन करूंगा तो बेहतरीन तरीके से प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर आप मैनेजमेंट करके नहीं चलोगे तो आपकी इम्प्रूव एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि आपका सारा दिमाग इसमें लग जाएगा कि किस तरह से किस चीज़ को करना है। जब सारी चीज़ें मैनेज होती हैं तो एम्प्लॉयज़ को आना है और अपना वर्क स्टार्ट करना है और वो अपना एफिशिएंसी 100% दे सकते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। कल भी मैंने आपको बताया है कि डायनामिक गतिशील है, इन्वायरमेंट के साथ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मैनेजमेंट ही कर सकता है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप पुराने थ्योरीज पे करे जा रहे हो काम, मार्केट की डिमांड कुछ और हो गई है और आप क्या कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट समझ नहीं पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर डिमांड्स के अकॉर्डिंग आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, डायनेमिक नहीं है अगर तो मार्केट की डिमांड्स को समझकर मैनेजमेंट जो अपने रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस करता है वो डायनेमिक हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने अभी आपको बताया है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं कि मैनेजर है तो वो भी ग्रो करना चाह रहा है, एम्प्लॉय है वो भी ग्रो करना चाह रहा है, वो भी आगे जाके प्रमोशन लेना चाह रहा है,
और इन सब के साथ एक ही डायरेक्शन में उनको मैनेज करना है कि एम्प्लॉय का जो मोटो है, एम्प्लॉय जो चाह रहा है कि वो भी ऊपर जाके वो भी प्रमोशन ले ले और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव कर ले। तो सेम डायरेक्शन में आपको सबका ख्याल रखना है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का भी और आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का भी। तो वो मैनेजमेंट के थ्रू हो सकता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के लिए जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े स्तर पे हो जाता है तो उसमें बेनिफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहेंगे। तो सोसाइटी में आप रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हो, वीकर सेक्शन को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, आप जहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है वहाँ पहुँचा रहे हो। जैसे स्टील प्लांट वगैरह हैं, उसका HCL का एक्चुअली, जैसे कि अभी भी हैं फंड्स वगैरह है, अभी हमारे यहाँ जो चल रही है कोरोना, तो इसमें सारे फंड्स दे रहे हैं, पैसे हैं जिनके पास ज़्यादा सब डोनेशंस दे रहे हैं, गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सोसाइटी का भला कर सकते हैं। फिर है मैनेजमेंट ब्रिंग्स हार्मनी इन वर्क। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि सब लोग जो काम कर रहे हैं उनके अंदर हार्मनी नहीं होगी तो वर्क नहीं हो पाएगा। सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स है या जो आपका टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से काम करें। तो जो लोअर सेक्शन है आपका, जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो कोई सजेशन दे रहे हैं तो वो उनको मैनेजमेंट सुने समझे। इस तरह का अगर आप एक माहौल, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए तो हार्मनी आएगी। इससे क्या होगा ना, माइंडसेट बहुत अच्छे रहते हैं लोगों के और वो आउटपुट जो निकल कर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, हार्मनी लाती है, क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट के थ्रू आपके काम डिसाइड होते हैं, आपके वर्क डिसाइड है हर एम्प्लॉय का कि आपको ये करना है। और अगर आपके अंदर कोई सजेशंस आ रहे हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, वो बताएं और उसका अगर वेलकम किया जाए तो, और वो अगर अच्छा लगता है वो सजेशंस तो उसको अप्लाई किया जाए। तो इस तरह से हार्मनी होती है और सब में रिस्पेक्ट आता है और सारे अपना मन लगा के काम करना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंस हो गया आपका। अब है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अभी हमने यहाँ पे पढ़ना है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, फिर एज अ आर्ट और एज अ बोथ। समझना है कि मैनेजमेंट का एक्चुअल टाइप किस तरह का है। तो साइंस की डेफिनेशन को समझते हैं हम। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग फैक्ट एंड इवेंट्स। साइंस क्या है ना, आपके पास इसकी सिस्टमैटिक नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड है, बुक्स अवेलेबल हैं, आप इसको समझ सकते हो। और ये जो सारा सब्जेक्ट है ना वो लॉजिक के ऊपर बेस है, इसके फैक्ट है, इवेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मन से लिख दिया। ये बहुत ही फैक्चुअल सब्जेक्ट है। और इसमें क्या है, अब देखते हैं हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ साइंस आर। देखिए कोई भी विशेषताएं हैं या जो फीचर्स हैं किसी सब्जेक्ट की, जब हम उसको जानेंगे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि मैनेजमेंट में वो फीचर्स हैं या नहीं। अगर हम एक्चुअल में साइंस को नहीं जानेंगे, साइंस के फीचर्स को ही नहीं समझेंगे, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये मैनेजमेंट में है या नहीं है। तो फर्स्ट जो इसका फीचर है साइंस का वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। In science, organized and systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of the science. Science के लिए क्या है ना, आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो इसी तरह से ना आपका मैनेजमेंट में भी है। अब देखिए आप खुद ही अपने बुक में पढ़ रहे हो, आपको ही मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या है ना, एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट करेंगे तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सेटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझाई जा रही हैं, ये भी आपके पास क्या है, मैनेजमेंट का भी एक सिस्टमैटिक मटेरियल अवेलेबल है। तो साइंस का जो ये फीचर है ये मैनेजमेंट में आपके प्रेजेंट है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये साइंस का ये पोर्शन मैनेजमेंट में है। फिर सेकंड है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर जेराइव्ड ऑन द बेसिक ऑफ द लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे जो साइंस का प्रिंसिपल है ना वो हर जगह कहीं पर भी आप एप्लीकेबल कर दोगे वो सेम रहेगा हर जगह, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए साइंस में जो है ना वो एक फिजिकल वे में या एक रिएक्शन केमिकल आप देख लीजिएगा, इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो
आप वहाँ पे एक फैक्ट हो सकता है कि H2O वाटर है, तो वो वाटर है, वो कहीं दुनिया के किसी कंट्री में चले जाओ, किसी पार्ट में चले जाओ, वो वही फॉर्मूला है। अगर एक दवा निकलती है या किसी मेडिसिन का कोई फॉर्मूला है, तो वो उस डिजीज के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में या कंट्री में आपके वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट को डील करना है ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स। मतलब एक मैनेजर को डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन से डील करना है। हर एक पर्सन का बिहेवियर अलग हो सकता है, उसके एटीट्यूड अलग हो सकता है। तो इस तरह से साइंस का जो ये फीचर है वो आपके मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आपका जो थर्ड फीचर है वो है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, कोई भी प्रिंसिपल किसी भी सब्जेक्ट का होगा, वो बहुत ही बारी जब एक्सपेरिमेंट कर लिया जाएगा तब उसको बोला जाएगा कि हाँ ये प्रिंसिपल है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बार ही हमने कुछ किया और बोल दिया ये प्रिंसिपल है। तो बोथ साइंस एंड मैनेजमेंट टेस्ट दियर प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड प्लेसेस। साइंस हो या मैनेजमेंट, वो जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में अपने प्रिंसिपल को देखते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं, तभी जाके बोलते हैं कि हाँ ये प्रिंसिपल है। तो ये जो फीचर है आपका, ये साइंस का आपके मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। अब फोर्थ है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब देखिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, बट आपका मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में वही बात है कि मैनेजमेंट को डील करना है अ नंबर ऑफ पर्संस, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ। किसी भी मैनेजर को डील करना है ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, उनसे वर्क निकालना है, और हर एक इंडिविजुअल का बैकग्राउंड, उसका स्टडी, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका माइंडसेट, उसकी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है ना, जो भी एग्जैक्ट अगर मैनेजर को करना है ना, तो उसको अपना ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा हर जगह। वो एक लॉजिक लेकर नहीं आ सकता है लोगों के सामने, उसको सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको समझ के काम करना पड़ेगा। इसलिए ये यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला जो आपका फीचर है, ये मैनेजमेंट में नहीं मिलता है साइंस का। अब फिफ्थ है आपका रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो साइंस में तो रेप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि साइंस, देखिए ये तो साइंस का फीचर ही है, तो उसमें तो पॉसिबल ही है। आप एक लैब में अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, तो दूसरी लैब में भी अगर आपने सेम वही केमिकल्स लिए हैं, वही प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। लेकिन आप वही, फिर बात आती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि आप दो मैनेजर्स को ले आए और उनको आप दे देंगे, आप 30 एम्प्लॉयज़ एक को दे दे, 30 एम्प्लॉयज़ दूसरे को दे दें, एक ही तरह का प्रोडक्शन करने के लिए बोल दें, तो आप जो चाहें कि जो एंड रिजल्ट हो वो सेम आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो पहला मैनेजर है, जिसके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो किस तरह के, वो ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरह का काम करते हैं, किस तरह का नहीं करते हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो आपका एंड रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ये रेप्लिकेशन वाला जो पॉसिबिलिटी है वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आपने देखा कि साइंस के जो है ना, सिर्फ दो फीचर ही मिलते हैं, तो आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो कि मैनेजमेंट साइंस है, बट इन एक्स वे में तो बोल सकते हैं कि हाँ साइंस है ये। इन अब है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट को हम समझते हैं कि आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी सब्जेक्ट को आप समझ रहे हो तो सिस्टमैटिक नॉलेज तो वहाँ चाहिए ही है, रिक्वायर्ड है। बट आर्ट में जो चीज़ें ऐड होती हैं वो होती है रिक्वायर्ड स्किल, एक पर्टिकुलर पर्सन की स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। और वो कितना क्रिएटिव है, उसको कितने नए नए आइडियाज आते हैं उसके माइंड में, और वो उसमें कितना प्रैक्टिस करता है अपने सब्जेक्ट में। तो ये आर्ट के आपके फीचर्स हैं। तो यहाँ आप आएंगे मेन फीचर्स ऑफ आर्ट।
आर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये आपने साइंस में भी देख लिया कि मैनेजमेंट के पास क्या है ना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बुक्स अवेलेबल हैं जिससे वो अपने मैटर जो अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो ये वाला तो वहाँ पे भी आपने देखा है कि मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो आर्ट्स का ये वाला फीचर है वो भी आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अभी आपने एक सब्जेक्ट को समझ लिया, इसमें है इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है कि आपको जो ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल मिला वो आपने पढ़ लिया, तो वो इतना काफ़ी नहीं है आर्ट के लिए। वहाँ पे आपको क्या देखनी होगी, पर्सनल स्किल एक पर्सन की डिपेंड करती है, उसकी क्रिएटिविटी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, वो किस तरह से अप्लाई करता है अपनी नॉलेज को। अब आप देखिए म्यूजिशियंस होते हैं, AR रहमान है, उनका म्यूजिक इतना है, उनको ऑस्कर मिल गया है। अदर म्यूजिशियंस हैं, उनका म्यूजिक इस तरह का नहीं होता है। तो वो एक आर्ट है कि सबने उसी तरह से म्यूजिक को, उसी तरह के जो सुर है सबको सीखा है, म्यूजिक की जो नॉलेज है सबने वही गेन करी है, लेकिन प्रैक्टिस उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, फिर उनकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है, फिर उनके स्किल्स, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक आर्ट को शो करती हैं। तो ये वाली नॉलेज जो है ना वो मैनेजमेंट में होना मैनेजर के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजर का जो वर्क है वो कोई एक लॉजिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक सिचुएशन वेरी कर सकती है कि आप डिफरेंट सिचुएशन में आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे मैनेजर की स्किल, उसका क्रिएटिविटी और उसकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो ये वाला पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जो है ना आपका, ये आपका मैनेजमेंट में आता है। एंड बेस्ड ऑन जो थर्ड एंड लास्ट है आपका, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिविटी, the artist requires regular practice of above to become more fine and perfect। देखिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो प्रैक्टिस तो आपकी कंपलसरी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा कर पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। सेम with experience manager also improve their manager skills and efficiency। अगर एक मैनेजर रेगुलर एक मैनेजमेंट की पोस्ट पे वर्क करता है तो धीरे धीरे वो डील करना स्टार्ट कर देगा कि लोगों से कैसे डील करना है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कैसे डील करना है, किस सिचुएशन में कैसा उनका डीलिंग होना चाहिए, मार्केट की कंडीशंस को वो समझने लग जाएंगे। तो ये वाला जो फीचर है वो भी आपका आर्ट का जो फीचर है वो मैनेजमेंट पे आपका प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट में, देखिए यहाँ मैंने दिया है कि ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कला है जो दूसरों से हम काम करवा सकते हैं। तो जो आर्ट वाला पोर्शन है ना वो आपका पूरी तरह से मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो आता है कि मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, अभी आपने साइंस का भी समझ लिया एंड आर्ट का। साइंस का आपने समझा कि पूरी तरह से नहीं है मगर आर्ट पूरी तरह से है। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है कि साइंस की जो दो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ये जो दो इसकी फीचर्स हैं ये यहाँ पे एप्लीकेबल है और ये तीन नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिया है, आप पढ़ सकते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, ये दोनों ही हैं। लाइक science it has systematic and well organized body of knowledge and like art is requires personal skills, creativity and practice to apply such knowledge in the best possible way। तो एक जो मैनेजर है उसको अपनी स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस को तो अप्लाई करना ही पड़ता है जितने अच्छे वे में वो कर सकता है। तो ये यहाँ पे आपको दोनों में ही प्रेजेंट है। अब ये है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अभी साइंस आर्ट का समझ लिया, अब हमें समझना है कि क्या मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन बन गया है। आप देखिए LLB करते हैं लोग, लॉ करते हैं, फिर वो एडवोकेट बनते हैं, वो एक प्रोफेशन होता है। एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, एक टीचर का प्रोफेशन होता है, वो नेट क्वालिफाई करता है, वो PhD करता है, या फिर जो लोअर लेवल पर टीचर होते हैं वो B.Ed करते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक डिग्री लेते हैं उस सब्जेक्ट को करने के लिए, तभी वो क्या होते हैं, प्रोफेशन उनका वो होता है वो। तो प्रोफेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन ऑक्यूपेशन backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted।
इसका मतलब है प्रोफेशन में वही लोग इंटर कर सकते हैं जिन्होंने एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज ली हो उस सब्जेक्ट की। जैसे कि एलएलबी करेंगे आप तभी आप लॉ में जा सकते हैं, तभी आप लॉ कर रहे हैं तभी आप एडवोकेट बन सकते हैं या लॉयर। आप जब एमबीबीएस कर लेंगे तभी आप एक डॉक्टर बन जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा अगर आपने स्पेशलाइज्ड होना है तो आपने एमडी करनी पड़ेगी। तो इस तरह की आपकी प्रोफेशन। तो अब मैनेजमेंट में देखेंगे क्या ये सारे फीचर्स हैं। तो फीचर्स यहाँ पे आपका पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये अभी आप पढ़ चुके होंगे, बॉडी ऑफ नॉलेज आपके पास प्रोफेशन जो है मैनेजमेंट का, इसके लिए आपके एमबीए होने लगे हैं। एमबीए करते हैं लोग, स्टडी मटेरियल नॉलेज उनके पास होती है। आप भी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो मैनेजमेंट को समझना, फिर आगे बढ़ते जाओगे तो आपके पास एक वेल डिफाइंड नॉलेज होगी। तो ये वाला जो फीचर है ये आपको बताता है कि इसमें स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए कि मैनेजर कैसा होना चाहिए, एक एमबीए करे इस तरह का होना चाहिए। तो ये वाला जो फीचर है वो प्रोफेशन का आपके मैनेजमेंट में आता है। फिर है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब देखिए पर्सनलाइज्ड जो नॉलेज है या जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है आपकी, उसको गेन करने के लिए आपको कहीं एंट्रेंस एग्जाम देंगे आप एमबीए करने के लिए, आप कहीं कुछ भी प्रोफेशन में जा रहे हो तो आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा उसका। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड है इस प्रोफेशन के लिए। लेकिन जो अभी हम रिसेंट की जो सिचुएशन देखेंगे अपने यहाँ पे, तो कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनमें मैनेजर की कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए होती, वो अपने स्किल या अपनी टैलेंट के बेस पर ही करते रहते हैं। जैसे आप मोस्टली हॉस्पिटल्स, जो एक लो लेवल, मतलब कि आपको एक बहुत बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, होटल्स होंगे, आपके स्कूल्स होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्कूल्स हैं उनमें जो मैनेजर हो वो एमबीए करे हो। तो अभी जो यहाँ पे है प्रोफेशन के रूप में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला जो है पार्ट, वो नहीं एप्लीकेबल होता है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इस तरफ अवेयरनेस बढ़ रही है। जो एमएनसीज वगैरह हैं या जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अब सिर्फ एमबीए करे हुए लोगों को ही आपके मैनेजर के पोस्ट पे अपॉइंट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब एक जो प्रोफेशन होता है वो बताता है कि कंट्री में इस प्रोफेशन का कोई एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, ये सारे क्या है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए है। इस तरह के एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है जो आपको एंट्री, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन लेते हो एज अ प्रोफेशन में। लेकिन मैनेजमेंट के लिए इस तरह का है, आपका एआईएम में है, न्यू दिल्ली में है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का जो है वो कैलकाटा में है आपका। लेकिन इस तरह का जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें रजिस्टर्ड हर एक मैनेजर को रजिस्टर्ड होना अभी ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला जो प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला जो फीचर है वो अभी नहीं है हमारे यहाँ पर पूरी तरह से। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। अब देखिए जो एसोसिएशंस होंगे वही आपके एथिकल कोड्स वही बताते हैं, कि वही रूल्स बनाते हैं कि आप एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में हैं तो आपको किस तरह का कंडक्ट, आपका आचरण किस तरह का होना चाहिए, आपको किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करानी चाहिए। तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है आधे जो मैनेजर्स हैं, तो वो उनको ये एथिकल कोड्स भी नहीं पता। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड वाला जो फीचर है ना, वो भी हमारे मैनेजमेंट में अभी प्रेजेंट नहीं है एज अ प्रोफेशन। फिर होता है सर्विस मोटिव। देखिए किसी भी प्रोफेशन का एक मेन सर्विस होता है, एक मोटिव होता है। जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोसाइटी की सर्विस करना। जैसे एक डॉक्टर है तो उसका सबसे पहला जो मोटिव होता है कि अपने पेशेंट को ट्रीट करना, वो कहीं पर भी हो। तो ये इस तरह के जो मोटिव्स हैं वो अभी मैनेजमेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैनेजमेंट का जो गोल है वो, उनका गोल क्या होता है, मिनिमाइज करके अपने कॉस्ट को मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना। तो इस तरह का जो सर्विस मोटिव है वो अभी पूरी तरह से हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो एज अ प्रोफेशन अगर हम कंक्लूजन पर पहुँचे तो जो प्रोफेशन है मैनेजमेंट का वो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन
ये माना जा सकता है कि बहुत ही जल्दी टाइम में, रिसेंट टाइम में ही हम क्या करेंगे कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन ही डेवलप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एमबीए कराते हैं और जो कंपनीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रायोरिटी है कि जो मैनेजर उनके यहाँ पर आए वो एक एमबीए करे हुआ हो, वो डिग्री लिए हो मैनेजमेंट की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो उसके पास मैनेजमेंट की। तो ये बहुत जल्दी हम देखेंगे कि इसमें चेंजेस आ जाएंगे, प्रोफेशन बन जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में अगर हम सोचें तो ये पूरी तरह से मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। अब जो आपका इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आपका है लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट। किस तरह के मैनेजमेंट में कितने लेबल्स होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है, कोऑर्डिनेशन, मीनिंग, नेचर एंड फीचर। कोऑर्डिनेशन संयोजन कहलाता है कि किस तरह से काम करके सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं मिलकर अपने एम को अचीव करते हैं। तो इसका मीनिंग, नेचर एंड फीचर्स आपको मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। जो 21st सेंचुरी है ये ग्लोबली बिजनेस कर रहे हैं भाई, ग्लोबली महामारी भी फैल गई है हमारे यहाँ, वैश्विक महामारी आ गई। इसके पहले तो बिजनेस भी हमारा ग्लोबली चल रहा है, तभी तो एक देश के जो नागरिक हैं या सिटीजन हैं वो दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो मैनेजमेंट भी एक तरह से ग्लोबली हो रहा है 21st सेंचुरी में, तो हम इसको समझेंगे। ये आपके बस इतने टॉपिक्स बचे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। फिर ये जो आपका पहला जो फर्स्ट आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। एंड प्लीज एनसीईआरटी से आप एनसीईआरटी से इसको टॉपिक को रीड करते जाइए, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर से थैंक्स।